नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत हमने कर दी थी और शुरुआत में हमने सबसे पहले भारत के नाम के स्तर पर चर्चा की। हालांकि हमने स्टार्ट किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, लेकिन स्रोत का हम विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर पाए और उसे हम यहाँ आज पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से हमारे पास तीन प्रकार के। पहले मोटा मोटा हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसका विभाजन कर लेते हैं, फिर विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या कर दी जाएगी। पहला, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत के बाद अगर हम बात करें तो है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। एक एक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। चलिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि इतिहास का निर्माण नहीं हो रहा है, इतिहास का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो पुरातत्व क्या है? तो इतना सा समझिए, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह साइंस है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो सामग्री है उनको खोद कर बाहर निकाला जाता है और प्राचीन काल के लोगों के द्वारा किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया गया, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया, ठीक है, और किस प्रकार का उनका भौतिक जीवन था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर की वस्तुओं को खुदाई के माध्यम से बाहर निकालना और उनका अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद प्राचीन भारतीय लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जुटाना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो माना जाता है अलेक्जेंडर कन्नीगम को। ध्यान रखिएगा, और ये पहले महानिदेशक भी थे। ठीक है, कौन? अलेक्जेंडर कन्नीघम। और अलेक्जेंडर कन्नीघम की बात करें तो इन्होंने क्या किया? मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त, मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित किया और संग्रहित करने के बाद इन्होंने उसके अंदर की जानकारी को एक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित कर दिया जिसका नाम था कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। 1877 के आसपास यह प्रकाशित हुई थी। लिख देंगे, अभी हम चर्चा कर लेंगे। तो पहली बात हमने की है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत
की जानकारी करने से पहले हमने बात कर ली अलेक्जेंडर कनिंघम की, क्योंकि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब देखिए, अब पुरातत्व यानी खुदाई, उत्खनन। अब खुदाई करेंगे साहब। अब ध्यान रखिएगा, उत्खनन की दो विधियां होगी। पहली, एक तो होगी लंबवत, दो विधियां हैं। एक तो है लंबवत और एक है क्षैतिज। समझिएगा। फैक्ट 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 बोले साहब, आजकल देख रहे हैं हर कोई फैक्ट ही लिखा, किताबों के नाम बता देते हैं साहब कि बोले ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, उसमें ये फैक्ट है। अरे पता है, इतिहास थोड़ा बदल जाएगा। लंबवत तो नीचे की ओर जा रहे, तो यहाँ पहला स्तर, यहाँ दूसरा स्तर, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा। तो अगर देखा जाए तो लंबवत उत्खनन जो है वो कालक्रम निर्धारण करने में सहायक होता है। पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालक्रम निर्धारित करने में सहायक। और एक चीज और बताऊं कि क्षैतिज उत्खनन जो है, यानी क्षैतिज उत्खनन, वो एक प्रकार से आपको एक पूरी सोसाइटी के बारे में जानकारी देगी। यानी कि यहाँ पर दो टीले, मान लीजिए दो टीले मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, तो यहाँ से टीला मिला, यहाँ से कब्रिस्तान मिला, तो ये एक प्रकार से कैसी खुदाई हो रही साहब? क्षैतिज खुदाई हुई। पूरा एरिया 120 हेक्टेयर में, 100 हेक्टेयर में खुदाई हो रही। ठीक है। लंबवत और क्षैतिज, तो दोनों की अगर बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कालक्रम निर्धारित करने में, और यहां से आपको एक प्रकार से संस्कृति, यानी कि उस सोसाइटी के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बोले सर, दोनों उत्खनन करने हैं होते हैं या एक ही? देखिए, जिस प्रकार मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि भाई रेलवे ट्रैक पर गए आप या प्लेटफॉर्म पर गए, तो रेल है लेकिन समय सारणी नहीं है, तो आप कैसे पता करो? तो ध्यान रखिएगा, क्षैतिज उत्खनन जो है इसकी तुलना की गई है रेलगाड़ी से, और लंबवत उत्खनन की तुलना जो है, उसकी जो लंबवत उत्खनन जो है, इसको रेलवे की समय सारणी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मैं लिख देता हूं कि लंबवत उत्खनन, तो ये जो लंबवत उत्खनन है को रेल समय सारणी कहा गया है, जबकि क्षैतिज उत्खनन को रेलगाड़ी कहा गया है। तो टाइम टेबल के बिना रेलगाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है, और रेलगाड़ी के बिना टाइम टेबल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये सिंपल सी बात है। पुरातात्विक स्रोत
भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। उत्खनन की दो विधियां हैं, एक लंबवत और एक क्षैतिज। ठीक है। और मार्टिमर व्हीलर इस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक तो ये बात। अब बात आती है कि पुरातात्विक स्रोत के तहत किस किस को रखा जाता है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत मुश्किल से देखें तो चार प्रकार के। ठीक है। मुश्किल से मतलब विभाजन है, क्योंकि अभिलेख, सिक्के और मृदभांड बेसिकली तीन प्रकार के, लेकिन कई जगह मॉन्यूमेंट्स को भी डाल देते हैं। फिर मूर्तिकला भी है, मूर्तियां भी मिल रही है। फिर कुछ मृदभांड जो है, उस मृदभांडों पर कुछ चित्रकारियां भी मिल रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखें। तो पुरातात्विक स्रोत के प्रकार, पहला है अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपियोग्राफी, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। दूसरे पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो है सिक्के या मुद्राएं। तीसरे जो हैं इनका नाम है स्मारक। और चौथा जो है वो है मूर्तियां, स्टैच्यू और पेंटिंग या आर्ट। अब सबसे पहली चर्चा करते हैं अभिलेख। चलिए, अभिलेख देखिए, हम इतिहास बना नहीं रहे हैं, इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और पुनर्निर्माण जो हम कर रहे हैं वो स्रोतों के आधार पर कर रहे हैं। स्रोत कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो स्रोत है वो है अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत में हम किस किस को स्थान देंगे? देखो, सिंपल सी बात, अभिलेख कहाँ मिलेंगे? तो अभिलेख आपको मिलेंगे पत्थर पर। एक चीज। फिर ये अभिलेख आपको कहाँ मिलेंगे? ये अभिलेख आपको मिलेंगे स्तंभों पर। फिर अगर बात करें तो ताम्रपत्र पर। फिर बात करें तो दीवारों पर कुछ लिखा हुआ, सिक्कों पर भी कुछ लिख दिया, मूर्तियों पर भी लिख दिया। पहली चीज। अब अभी जैसे मैंने बताया आपको, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंग। पहली चीज, उन पे आने से पहले मैं बात करूं, ये जो अभिलेख है, इस इन अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपियोग्राफी। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभिलेखों के अध्ययन से क्या कहते हैं। और इसके अलावा ये पूछ ले कि प्राचीन तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पैलियोग्राफी। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
प्राचीन तिथियों के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोग्राफी। एपियोग्राफी और पैलियोग्राफी। फिर अगर पूछ ले सिक्कों के, तो सिक्कों में आएंगे, हम बात करेंगे। और सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, और भारत में जेम्स प्रिंसेप को मुद्रा शास्त्र का जनक माना जाता है। अभी मैं सिक्कों पर आऊंगा, तब आपसे चर्चा करूँ। तो यहाँ मैंने तिथियों की बात कर ली, क्योंकि यहाँ पर अभिलेखों में तिथियां भी मिलेगी। अब अभिलेखों के बारे में सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1877 में अभिलेखों का संग्रह किया गया, और अभिलेखों को आधार बनाकर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, और उस पुस्तक का नाम था कॉपर्स इंस्क्रिप्शन। कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम। अब ये जो ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, अभिलेखों के आधार पर पुस्तक किसने निकाली है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? तो अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले श्रेय दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप। बताते जाइएगा, इसी तरीके से चार्ट के माध्यम से ही चलेगा पूरा का पूरा। ठीक। अब ये जो बुक है, अगर हम बात करें इसकी, ये जो इन्होंने बुक निकाली है, इस बुक के माध्यम से मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। तो इतना सा और भी वैसे जरूरी नहीं है। मौर्य, मौर्योत्तर, व जानकारी प्राप्त हो। तो यहां से आपको इतना सा ये समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कि प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो देखिए साहब, आपने नाम सुना होगा वैदिक काल। और वैदिक काल की अगर बात करें, तो वैदिक काल के कई देवता हुए, जिनमें 4 प्रमुख देवता हैं: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्विन भी कहा जाता है। तो 1400 ईसा पूर्व का एक बोगस कोई अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख है, जो कि प्राचीन अभिलेख माना जाता है, जो कि एशिया माइनर, जिसे तुर्की आज कह रहे हैं, से प्राप्त हुआ है। और यहां से वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो जरूरत नहीं है, फिर भी अगर चाहें तो 1400 ईसा पूर्व का है। हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब बात कर लेते हैं अभिलेखों की लिपि। देखो, भारत में अगर देखा जाए तो अभिलेख लगाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। अशोक ने ईरानी राजा दारा प्रथम, ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं अभिलेख
तो ईरानी राजा। दारा प्रथम। और दारा प्रथम के दो अभिलेख हैं, पर्सिपोलिस और बेयुस्तीन अभिलेख। पर्सिपोलिस और एक है बेहिस्तोन। सबसे पहले अभिलेख मैंने अभी आपको बताया प्राचीन, उसके हम वैदिक काल में बात करेंगे। ईरानी राजा दारा प्रथम था, और ईरानी राजा दारा प्रथम के दो अभिलेख हैं, एक पर्सिपोलिस और एक बेहुस्तीन। पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की जानकारी देखिए साहब। ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, यहां पर ईरानी साम्राज्य के विस्तार, ईरानी साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इन दोनों अभिलेखों से मिलती है, एक पर्सिपोलिस और एक बेहुस्ती। ठीक है, बेहुस्ती। अब अगर बात करें तो अशोक ने ईरानी राजा दारा प्रथम से अभिलेख लगवाने की प्रेरणा ली, और अशोक के अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य और उसके धर्म, उसके शासन पद्धति की जानकारी मिलती है। तो एक तो ये भी ध्यान रखना। दारा प्रथम से अभिलेख लगाने की प्रेरणा ली। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर, और डॉक्टर डी आर भंडारकर तो केवल अशोक के अभिलेख तीन प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, आएगा, चर्चा करेंगे बिल्कुल। अभी तो आप उतारते जाइए। तो अशोक ने ईरानी राजा दारा प्रथम से अभिलेख लगवाने की प्रेरणा ली। ईरानी साम्राज्य के विस्तार की जानकारी दो अभिलेखों से मिलती है, एक पर्सिपोलिस और एक बेहिस्ती। ठीक है भाई, यहां तक तो ये बात हुई। एक और शब्द मैं लिख देता हूं। डॉक्टर भंडारकर ने डॉक्टर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख किसी राजा की राज्य की आज्ञाएं हैं। अभिलेख क्या है? अभिलेख राज्य या राजा की प्रशंसा में लिखे गए। बोले किस पर लिखे जाते थे? तो सिंपल सी बात है, अगर देखें तो पत्थरों पर लिखे जाते थे, स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, सिक्कों पर और मूर्तियों पर। इतना सा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अशोक के बाद
अगर हम बात करें तो अशोक के बाद एक और अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है। एक शासक है खारवेल, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। एक और है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ठीक है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से न केवल रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलकर देखेंगे आप सातवाहन नरेश पुलमावी का एक नासिक गुहालेख है, उसकी धार्मिक विजय या धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। एक आप देखेंगे कि एंटियालकिड्स, यवन शासक था एक एंटियालकिड्स, और उसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस के विदिशा यानी बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि वो जो गरुड़ स्तंभ है ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। और इससे ये जानकारी मिलती है कि भारत में भागवत धर्म सिद्ध था। तो अलग अलग काल में अभिलेखों का अलग अलग आपको अध्ययन करना है, और ज्यादा नहीं कि खाली अभिलेख ही अभिलेख पढ़ने। ऐसे भोज का ग्वालियर अभिलेख था। एक आप पढ़ेंगे गुजर प्रतिहार की जोधपुर एक घटियाला शिलालेख पढ़ते हैं, ठीक है। देवपाल है एक बंगाल का शासक, देवपाल का एक आपको मिलेगा मुंगेर लेख, ठीक है। एक व्यक्ति विजय सेन का देवपाड़ा, ठीक है। तो ऐसे आपको अभिलेख मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभिलेखों के बारे में कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि टॉपिक वाइज जो अभिलेख होंगे वो धीरे धीरे टॉपिक के माध्यम से आए। अब ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों की लिपि, देखो, भाषा और लिपि। भाषा क्या है? तो भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान है, जो मैं बोल रहा हूं हिंदी में। लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो जो है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। सिंपल सी बात, सभी भाषाओं की जननी जो है वो होती है संस्कृत। संस्कृत से बना है प्राकृत, प्राकृत से बना है मागधी, मागधी से बना है अर्ध मागधी, और अर्ध मागधी से बना है गुजर अपभ्रंश। और इसी गुजर अपभ्रंश से ही अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब अशोक के या अभिलेख, भारत के अभिलेखों में अशोक का ही नाम आता है। तो यहां लिपि में अगर मैं गौर से देखूं तो मैंने 3 एरो बनाए। सबसे पहला है ब्राह्मी लिपि, समझते जाइए। ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं, ध्यान रखिएगा, इसी ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के अभिलेख जो हैं पूरे भारत से मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं, ध्यान रखिए, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और आगे चलकर इसी लिपि से कई भाषाएं आपको देखने को मिलती है। संस्कृत है, पाली, प्राकृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस लिपि को
सर्वप्रथम पढ़ा गया? अगर आपसे सवाल पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो आपको बताना है जेम्स प्रिंस से। बोले साहब ठीक है, खरोष्ठी लिपि हो गई, तो ब्राह्मी लिपि हो गई। ब्राह्मी लिपि के बाद अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट आती है जिसे कहते हैं खरोष्ठी। ये जो खरोष्ठी लिपि है, इस खरोष्ठी लिपि की अगर बात करूं तो ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहां इंपॉर्टेंट है, खरोष्ठी लिपि जो है, मैं इसको यहां से हटा के यहां हटा देता हूं। एक तो होगी ब्राह्मी, एक लिख देते हैं खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, और ये दाएं से बाएं। इसके अलावा यूनानी और आर्मेइक लिपि एक और याद कर लीजिए, वैसे दो है। अशोक के अभिलेखों में आएगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। यूनानी व आर्मेइक लिपि। अशोक के शिलालेखों में यूनानी व आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है, और इसी वजह से जिसमें ये दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है उसे द्विभाषीय लेख के नाम से जाना जाता है। द्विभाषीय लेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभिलेखों के बारे में हमने चर्चा की, अब कुछ एक दो अभिलेखों का मैं उल्लेख कर देता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी लिखा, हाथी गुम्फा अभिलेख। पहली चीज, बिना तिथि का अभिलेख है। ठीक है साहब। दूसरा, कलिंग का एक शासक था जिसका नाम था खारवेल। कलिंग शासक खारवेल। अब खारवेल के शासनकाल के 13वें वर्ष तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है, और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जहां से मिलता है उसी स्थान के नाम पर नाम रख दिया जाता है। रुद्रदामन जो था एक शक शासक था, और शक शासक की सैन्य विजय और अन्य कार्यों का वर्णन जो है यहां से मिलता है। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में है, और एक सुदर्शन झील की भी चर्चा होती है। आगे अगर आप देखेंगे तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन के द्वारा रची गई। गुप्त काल में ही हम देखेंगे कि भीतरी स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का है, हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे कि एक एहोल अभिलेख आएगा पुलकेशिन द्वितीय का, और एहोल अभिलेख की रचना जो है रवि कीर्ति के द्वारा की जाएगी, और उस एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होने वाले युद्धों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो ये थे आपके कुछ अभिलेख, और
अब बात कर लेते हैं हम सिक्कों की। अभिलेख आएंगे विस्तार से, हम जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, ये एक साथ स्रोत है इसलिए। चलिए अब बात करते हैं सिक्के। सिक्के या मुद्राएं, ध्यान रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, ध्यान रखिए। और जैसा कि आपने देखा अभी कि पुरातत्व का जनक तो ऐसे ही भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, तो यहाँ भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जो है वो माना जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अब सिक्कों से, देखिए, सिक्कों से किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, इस सिक्कों से किसी राज्य के धर्म, सिक्कों से किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, और सिक्कों से किसी राज्य की सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। मान लीजिए कोई राज्य है जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, उस काल का कोई राजा रहा ए, उस राजा के द्वारा सिक्के चलाए गए और वो सिक्के अब खुदाई के दौरान हमें भरतपुर के आसपास मिल गए। तो इसका मतलब उस राजा जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसका साम्राज्य विस्तार भरतपुर तक था। अब मान लीजिए उस सिक्कों पर नंदी की आकृति थी, तो इस नंदी की आकृति से यह अनुमान लगा लिया गया कि साहब वो जो राजा था वो शैव धर्म का अनुयायी था। जैसे अगर आप देखेंगे कि कुषाण शासक था एक जिसका नाम था विमकड़फिसस, विमकड़फिसस के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर शिव की आकृति है, नंदी की आकृति है, त्रिशूल की आकृति है। तो फिर पता चलता है कि साहब वो जो था वो शैव धर्म का अनुयायी होगा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब वीणा बजाते हुए दिखाया गया तो इसका मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती। एक शासक हुए कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के द्वारा मयूर शैली के सिक्के चलाए गए। तो अलग अलग राजाओं ने अपने सिक्कों पर अलग अलग आकृति, जैसे एक यज्ञ श्री शातकर्णी हुए, ठीक है, और इनके द्वारा जो सिक्का चलाया गया उस पर जलयान की आकृति थी। ठीक है, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में सिक्कों को अगर प्राचीन स्तर पर देखें तो हम ये मान सकते हैं कि भारत में नियमित रूप से सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हमें इस पर नहीं ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के भारत के प्राचीनतम सिक्कों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आहत। और आहत को ही आप कह सकते हैं पंचमार्क। बोले क्या है साहब? देखिए, पहली चीज, इन प्राचीनतम सिक्कों पर, इन पर ध्यान रखिएगा, कोई लेख नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं। दूसरी चीज, ये आहत सिक्के जो हैं, ये आहत सिक्के अधिकतर चांदी के द्वारा बने। दो चीजें, दो फैक्टर। फिर साहित्यों में चांदी के सिक्कों के लिए अगर आप देखेंगे तो
कारशापण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि तांबे के सिक्के भी हैं। ठीक है, तो ठप्पा मारकर, ध्यान रखा, जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित किया जाता था, उन सिक्कों का प्रचलन छठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, इतना सा ध्यान रखिएगा। फिर ठप्पा मारकर सिक्कों का प्रचलन छठी शताब्दी से आरंभ होता है। 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्नल कोल्डवेल, और कर्नल कोल्डवेल को सर्वप्रथम आहत सिक्के मिले, और आहत नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा दिया गया। तो सिंपल सी बात, आहत सिक्के। तो ये आहत सिक्के जो हैं भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इन पर कोई लेख नहीं है, चांदी के बने हुए हैं। 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को आहत सिक्के प्राप्त हुए, और डॉक्टर, अच्छा, कहाँ से प्राप्त हुए? कोयम्बटूर से, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर एक विद्वान हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और उन्होंने आहत नाम दिया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण के आधार पर इन सिक्कों को आहत नाम दिया। स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। सारी चीजें अगर आपसे पूछे कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाण शासकों ने, शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे, चलो मैं लिख ही देता हूं दो चार फैक्ट, उतार लीजिए। पहला, सिक्के, तो एक चीज, आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के किसने कहा? तो याद रखिएगा, आहत सिक्कों को पंचमार्क नाम देने वाले व्यक्ति हैं जेम्स प्रिंसेप। एक चीज, एक चीज, अगर पूछे कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो हिंद यूनानी शासकों ने। आप तो ये लिखिए कि शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाणों ने कराया।
कुषाण शासक था एक जिसका नाम था विम कडफिसस, और विम कडफिसस के द्वारा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गुप्त शासकों ने करवाया। फिर अगर पूछे कि सीसे के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो सातवाहन। फिर ईरानियों से संपर्क में आने के बाद जो भारत में चांदी के सिक्के प्रचलित होते हैं, तो उनका क्या नाम था? सिगलोई। एक शब्द और याद रखिएगा, सिगलोई। सिगलोई, बोले सिगलोई क्या है? तो भारत में प्रचलित चांदी का सिक्का जो ईरान के संपर्क में आने के बाद प्रचलित कराया गया। इसके अलावा अगर सिक्कों पर कुछ आकृतियां अगर हम बात करें, तो देखिए, आकृति तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साहब निकिल का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो ये भी एक प्रश्न है। तो निकिल का जो सिक्का है वो अगाथोक्लिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है। फिर चंदेल शासक था एक सुलक्षण वर्मा, उसने हनुमान जी की आकृति वाली मुद्रा चलाई थी। अगर ये पूछे कि आपसे कि भारत में सबसे पहले लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने कराया, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा। ये बॉक्स और हिंद यवन
शासकों के द्वारा सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन कराया गया। ठीक है, स्तंभ की हम स्तंभ में बात करेंगे। अभी देखिए हमने कॉन्सेप्ट की चर्चा कर ली है। अब बात करें एक और, जिसे हम कह सकते हैं मृदभांड। ठीक है, देखिए हमने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री। फिर कुछ हमने इस तरह से वार्ता की, लंबवत और क्षैतिज की, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां और चित्रकला। फिर इसके बाद हमने अभिलेखों पे चर्चा करी, अभिलेख के बारे में विस्तार से पढ़ा, स्मारक पढ़ेंगे, मृदभांड भी हम पढ़ेंगे, अभिलेखों की लिपि, फिर कुछ अभिलेख, हालांकि टॉपिक वाइज अभिलेख आएंगे, फिर सिक्के और सिक्कों के पूरे विस्तार पूर्वक वर्णन को हमने देखा। इस क्लास को हम अभी यहीं विराम देते हैं। इस क्लास का दूसरा भाग लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पुरातात्विक स्रोत के साथ साहित्यिक स्रोत की चर्चा करूंगा और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत पर भी आपसे वार्ता करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।